ठीक है चलें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच कंक्लूजन इज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रोपोजिशन इज टर्म्ड एज। उसे क्या कहा जाता है बताएं। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोपोजिशन पे, उन्हें क्या कहते हैं? सर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। इन्फेरेंस कहते हैं। बहुत अच्छा, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्फेरेंस, है ना। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका अपना अनुमान, आपका अपना अंदाजा, है ना, कि आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ा, प्रोपोजिशन को पढ़ा, उसके बाद आपने एक अंदाजा लगाया कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है ना, और उस अंदाजे के जरिए आप नतीजे तक पहुंचते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? इन्फेरेंस कहा जाता है। बहुत अच्छा। दूसरा देखें क्या है, प्रोपोजिशन दैट सपोर्ट द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट आर कॉल्ड। प्रोपोजिशंस दैट सपोर्ट, वो प्रोपोजिशन जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं आर्गुमेंट के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस कहा जाता है। प्रीमाइसेस कहा जाता है। बहुत अच्छा। चलें, द प्रोपोजिशन विच इज अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइसेस इज कॉल्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन, है ना। वो प्रोपोजिशन जो प्रीमाइसेस के बेसिस पर, प्रीमाइसेस की बुनियाद पर अफर्म किया जाता है, बनाया जाता है, उसे कंक्लूजन कहते हैं। बहुत अच्छा। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये तो बहुत आसान है, इब्तदाई जी चीजें, है सर। ना। जी सर। ठीक है। चलें, डिडक्शन एंड डिडक्शन आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ रीजन। रीजनिंग। रीजनिंग। बहुत अच्छा। रीजनिंग where we start with a particular statement and conclude with a universal statement is called, क्या कहा जाता है उन्हें? पार्टिकुलर से इंडक्टिव। करते हैं, यूनिवर्सल पे एंड करते हैं, क्या कहते हैं उसे? इंडक्ट। इंडक्टिव। इंडक्टिव कहते हैं ना। इंडक्टिव में क्या होता है? पी से स्टार्ट होता है और यू पे खत्म होता है। बहुत अच्छा। Which of the following can be defined as a group of statements that have common conclusion? ठीक से ध्यान से पढ़िए। Which of the following can be defined as a group of statements that have common conclusion? बताएं। हेल्थ। जी। आर्गुमेंट। उन्हें क्या? हेल्थ। आर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कहा जाता है। आर्गुमेंट कहा जाता है ना। Which of the following can be defined as a group of statement? ठीक है, ग्रुप ऑफ आर्गुमेंट स्टेटमेंट। जो होता है, जी क्या कह रही हैं? यानी आर्गुमेंट के अंदर तो होता है स्टेटमेंट, यानी जिसको हम हाँ प्रीमाइज। वही। हाँ बिल्कुल। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट प्रीमाइजेस भी होते हैं और कंक्लूजन भी शामिल होता है उसमें, है ना। तो उन सब को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को क्या कहा जाता आर्ग्यूमेंट। है? जी। आर्ग्यूमेंट। प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं उनको, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। है ना। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो प्रोपोजिशंस भी होते हैं कहते हैं। जिसका जिसका कंक्लूजन कॉमन होता है, अगर कंक्लूजन उसके अंडर आ जाए, ठीक है, अगर ये होता कि विथ कंक्लूजन, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विथ कंक्लूजन, तब वो क्या होता? आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट होता, होता है। है ना। ठीक है। लेकिन जब पूछ रहे हैं कि वो स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिनका कॉमन कंक्लूजन होता है, उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? तो प्रोपोजिशन कहते हैं उसको, है ना। ठीक है, समझ में आया ना? बताएं। जी जी जी। चलें, अब आगे पूछ रहे हैं, द प्रीमाइसेस प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर कंक्लूजन इन लॉजिकल रीजनिंग, उन्हें क्या कहा जाता है? द प्रीमाइसेस प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड। कंक्लूसिव ग्राउंड का क्या मतलब हुआ? दो कंप्लीट मीनिंग जिसमें होता है। हाँ ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? डिडक्टिव। उन्हें क्या कहा जाता है? डिडक्टिव। जी। डिडक्टिव इंडक्टिव दो में भी होता है ना सर, मीनिंग दोनों तो। डिडक्टिव, है ना। प्रीमाइजेस प्रोवाइड्स कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर कंक्लूजन, ठीक है। इंडक्टिव में प्रीमाइजेस की वजह से कंक्लूजन नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसमें इंडक्टिव में जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है बताएं? प्रोबेबल होता है कि नहीं? जी जी। सर।
इंडक्टिव का जो कंक्लूजन होता है वो सर्टेन नहीं होता है, यकीनी नहीं होता है, वो मुमकिनात में से होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये मसला होता है वहां पे। तो यहाँ पर क्या है, ये डिडक्टिव होगा। डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, चलें। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ वैलिड डिडक्शन, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये जो है ना कीवर्ड्स, यही आपके क्वेश्चन को सही कर देंगे और यही गलत कर देंगे। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ वैलिड डिडक्शन इज इट्स, वैलिड डिडक्शन कैसे होता है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से होता है ना। किससे होता है? सर्टेनिटी से, है ना। अगर यकीनी होगा, क्योंकि वैलिड डिडक्शन, वैलिड एक तो डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर ये आता है ना, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आता है वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, आता है कि नहीं बताएं जी। यस सर, वैलिड Yes, sir. इनवैलिड। हाँ, जी। तो वो किसके अंदर आता है? डिडक्टिव के अंदर। तो वैलिड डिडक्शन का मतलब क्या हुआ? सर्टेनिटी। और इनवैलिड का मतलब क्या हो जाएगा? इनवैलिड का मतलब, प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा इंडक्टिव का मतलब, वो गलत हो जाएगा ना। तो वैलिड डिडक्शन हो या इनवैलिड डिडक्शन हो, उसका ताल्लुक सर्टेनिटी से, या तो वो यकीनी तौर पे सही होगा या यकीनी तौर पर क्या होगा? गलत होगा। डिडक्टिव रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। नहीं सर, इंडक्टिव के बारे में बोल रही हूँ। इंडक्टिव की बात आप कर रही हैं, ठीक है। चलो, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इन अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज बेसिकली, ये बहुत मतलब आपके पूरी थ्योरी को ये क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड प्रीमाइसेस एंड इफेक्ट। कंक्लूजन, क्या कहते हैं उससे बताएं। कॉज एंड इफेक्ट को तो फेलेसी कहेंगे। बताएं, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन के बीच में डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर, है ना, डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर क्या रिलेशन होता है? एनालिटिक एंड सिंथेटिक। एनालाइज करते ना हम उसमें, प्रीमाइस में। चले, देखें, इसमें हम एनालाइज नहीं करते, हम क्या करते हैं? इम्प्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? ठीक है, देखें, डिडक्टिव आर्गुमेंट है, ठीक है, तो हमने एक थ्योरी पहले से बनी हुई है, हमें नई थ्योरी तो नहीं बनानी है इसमें जी। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ये लिखा हुआ है ना, ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, उसके बाद हमने कहा नासिर इज अ मैन, है ना, नासिर इज अ मैन। अब हमने कंक्लूजन में क्या किया? हमने कंक्लूजन में क्या किया कि ये जो थ्योरी पहले से बनी हुई है, इसको हमने क्या किया? इम्प्लीकेशन कर दिया ना इसका। तो हमने क्या कर दिया कि नासिर इज अ मैन, सो नासिर इज अ, बताएं, नासिर मोटल। इज अ मॉर्टल। तो हमने क्या किया? जो थ्योरी पहले से बनी हुई है उस थ्योरी को हमने अप्लाई कर दिया। यही तो किया, बताएं, इम्प्लीकेट कर दिया, यही किया ना जी। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, जो असल मीनिंग इम्प्लीकेट, होता है? हाँ, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेट करने का मतलब क्या होता है? असर डालना किसी के ऊपर। ठीक है, यानी जो थ्योरी पहले से बनी हुई थी उसने क्या किया है? कंक्लूजन पे अपना असर डाला है। ठीक है, सर अगर हम मीनिंग अगर पता चलता है तो ये जॉब हो जाता है, कि तो मीनिंग की वजह से नहीं हो पाए। हाँ, तो ये इसीलिए देखें हम थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम ग्राफ बना के भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हमने नोट्स क्यों दिए, थ्योरी क्यों दी? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, उन्हीं वर्ड्स के जरिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो वो वर्ड को जानना जरूरी है कि क्या टर्म यूज होता है ना। वरना ये समझाने में क्या, समझाने में तो बिना वर्ड्स के भी आपको ये चीजें समझा देते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो वर्ड्स जरूरी है पकड़ना आपको, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलें, इन इंडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन इज, इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन क्या होता है, कैसा होता है? प्रोबेबल। तो बस ये होता बहुत है। प्रोबेबल। बहुत आसान है ना, कैसा होता है? प्रोबेबल होता है। ठीक है, इंडक्टिव आर्गुमेंट आर प्रोपरली कैरेक्टराइज्ड एज, इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वीक। कैसा होता है जी? एंड वीक होता है। स्ट्रॉन्ग वीक। बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक होता है। ठीक है, चलो, सही बता रहे हैं। जी सर, हंड्रेड बहुत परसेंट अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो ऐसा होता है ना, कभी कभी आदमी कंफ्यूजन में, पत्ता खड़का दिल धड़का, है ना, किसी ने पूछ दिया नहीं सही बोल रहे हो, अब वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो पहले से उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है। चले, इन लॉजिकल रीजनिंग ट्रूथ और फॉल्सहुड इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ, लॉजिकल रीजनिंग में ट्रूथ और फॉल्सहुड,
ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड होता है? आर्गुमेंट से या इन्फरेंस से, प्रोपोजिशन से, सिलोजिज्म से, किससे? प्रोपोजिशन। आर्ग्यूमेंट। मतलब पूछना ये चाह रहे हैं कि ट्रूथ एंड फॉल्स किस में होता है, किसके अंदर होता है? आर्गुमेंट के अंदर होता है, इन्फरेंस के अंदर होता है, प्रोपोजिशन के अंदर, सिलोजिज्म के अंदर। सच और झूठ क्या होता है? किसके अंदर सच और झूठ होता है? Argument. Argument. एक होता है प्रीमाइस करता है, प्रीमाइसेस एंड The कंक्लूजन दोनों propositions. में भी सच और झूठ हो सकता है ना सर? जी, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन दोनों में भी सच और झूठ हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट में होगा वो। ये किस में होगा? प्रोपोजिशन के अंदर होगा। सच और झूठ का ताल्लुक किससे होता है? प्रोपोजिशन से होता है। देखिए, आर्गुमेंट वैलिड इनवैलिड होते हैं, यहीं पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आर्गुमेंट क्या होता है? वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? क्या होगा बताएं? वैलिड या इनवैलिड होगा। ठीक है ना? कि ठीक है। आर्गुमेंट या तो वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि आर्गुमेंट प्रोपोजिशन एंड कंक्लूजन की बुनियाद पर तय होता है ना? तो कंक्लूजन अगर प्रोपोजिशन को क्या कर रहे हैं, प्रीमाइजेस को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो वो आर्गुमेंट वैलिड है। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आर्गुमेंट इनवैलिड है। लेकिन सच, ट्रूथ एंड फॉल्स किसके अंदर होता है? प्रीमाइजेस के अंदर होता है, प्रोपोजिशन के अंदर, है ना? जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ट्रू होते हैं या स्टेटमेंट फॉल्स होता है? आर्गुमेंट ट्रू एंड फॉल्स नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बताएं। यस जी. सर। जी सर। जी, चलें। वैलिडिटी और इनवैलिडिटी में बी प्रिडिक्टेड बाय। वैलिडिटी इनवैलिडिटी, डिडक्टिव आर्गुमेंट, प्रोपोजिशन, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, क्या किस में वैलिडिटी इंडिविजुअल? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट में। बहुत अच्छा, बहुत आसान है ये। द फॉल्सहुड ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कंक्लूजन गारंटीज दैट। अब बताएं, ये वाला बताएं। द फॉल्सहुड ऑफ वैलिड डिडक्टिव। वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है ना, उसके अंदर अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या होता है? द At आर्गुमेंट least इज one of नॉट। the premises is false. बहुत अच्छा, है ना? एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइसेस इज फॉल्स। तो फिर क्या होगा बताएं? वो फॉल्स हो जाएगा False फिर। फॉल्स हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? अगर सारे प्रीमाइसेस सही होंगे, मतलब ट्रू होंगे, तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी वो हमेशा ट्रू होगा। चलें, टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या जरूरी है? analytical. एनालिटिकल, है ना? यानी आप तज्जिया कर सकें चीजों को, है ना? एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? तज्जिया करना। तो आप चीजों को समझ सकें, देख करके समझ सकें उसका। तज्जिया को हम आसान लफ्जों में क्या कह सकते हैं? उसका जायजा ले सकें, रिव्यू कर सकें उसको, है ना? किसी चीज को आपने देखा तो उसको क्या कर सकें आप? कंप्रहेंस कर सकें, समझ सकें खुद से। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में यही होता है। चलो, सिर्फ डिडक्टिव प्रैक्टिकल होता है सर? जी, क्या कह रही हैं? प्रैक्टिकल भी हो सकता है ना इसमें? प्रैक्टिकल कैसे होगा बताइए? यानी कोई भी चीज अगर प्रैक्टिकल कर लेंगे तो वो ज्यादा। देखें, इसका ताल्लुक थिंकिंग से, जब थिंकिंग आ गया तो प्रैक्टिस कैसे आएगी वहां पे बताइए? Critical. सर ये ये प्रैक्टिस यानी फिजिकली हो जाएगा और फिर जब नहीं, डिग्री के ये हिसाब से देखें, think- पहले क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या जरूरी है। क्या प्रैक्टिकल के बिना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती? आप सोच नहीं सकती हैं किसी चीज को? आप किसी चीज को देख करके कोई चीज समझ नहीं सकती हैं कि ये चीज, ये आर्गुमेंट जो है, इस आर्गुमेंट के अंदर जो बात कही जा रही है वो वैलिड है या इनवैलिड है? या आप खुद से समझ सकती हैं कि नहीं, बिना प्रैक्टिकल के? बताएं। जी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तो वही तो पूछ रहा है वो कि क्रिटिकल थिंकिंग में आप क्या करते हैं। ठीक है, तो आप एनालाइज करते हैं, आप जुमले सेंटेंसेस को देखते हैं और देख करके एनालाइज करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट से क्या रिलेशन है, और इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन से क्या रिलेशन है, आप इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यही क्रिटिकल थिंकिंग में होता है ना? चलें, तो डिडक्टिव आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स सफिशिएंट Critical thinking. क्रिटिकल थिंकिंग, सीइंग लॉजिकल रिलेशन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ये बताइए। Critical thinking. ठीक है, Sufficient evidence आ सकता है ना इसका? सीइंग लॉजिकल रिलेशन, हम क्या देखते हैं उसमें? डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि दोनों जो प्रीमाइजेज हैं, है ना, उनका कंक्लूजन से लॉजिकल रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, यही तो देखते हैं।
जी, हम्म है ना। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट इन्वॉल्व सीइंग लॉजिकल रिलेशन। ठीक है, चलो अब देखें यहाँ पे क्या इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, बताएं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। सही बताइए क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, कैसे होगा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए इसको। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से थियरी रहती है ना सर, इंडक्टिव में तो थ्योरी कहाँ पे? स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाते हैं। हाँ जनरल। इंडक्टिव इंडक्टिव में हाँ इंडक्टिव में स्पेसिफिक हम से जनरल स्पेसिफिक में से जाते हैं। जनरल आते हैं जी। स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक ऑलरेडी थियरी रहती है ना पहले से। स्पेसिफिक थ्योरी कहाँ है, थ्योरी तो जनरल वाली होगी ना। हम कहेंगे ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ये थ्योरी है ना। अगर हम कहें कि श्याम इज गुड, राम इज गुड, है ना, राबिया इज गुड, तो ये क्या थ्योरी है? ये थ्योरी थोड़ी है, ये तो स्पेसिफिक चीजें हैं। थ्योरी तो जनरल में होती है ना, यूनिवर्सल जो चीज होती है उसमें थ्योरी होती है। ठीक इंडक्टिव है रीजनिंग में सर सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट अगर है जी। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा ना। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि सन इससे निकलता है, लेकिन लेकिन अगर हम 30 साल के हो गए और हम देखते आ रहे हैं कि सन रोजाना इससे निकलता है, ठीक है, और हमने कहा कि जब रोजाना इससे निकलता है तो कल भी इससे निकलेगा, है ना, या हमने कहा कि रोजाना 6 बजे निकल रहा है तो कल भी 6 बजे निकलेगा, तो ये इंडक्टिव है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। तो ऑब्जर्व से जब हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन से, और फिर हम कंक्लूजन यानी कोई कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है। ठीक है, चाहे हमारा ऑब्जर्वेशन कितना ही तगड़ा हो, कितना ही मजबूत हो, है ना, तब भी वो क्या है, इंडक्टिव है। समझ रहे हैं? तो और इसमें क्या होता है, डिडक्टिव में क्या होता है कि एक थ्योरी पहले से मौजूद है, उस थ्योरी की बुनियाद पर हम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बाद में आता है ना, लास्ट में, थ्योरी की बुनियाद पर। और यहाँ पर क्या इंडक्टिव में कि पहले ऑब्जर्वेशन है बाद में थ्योरी, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम एक थ्योरी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। तो आप सही कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये बात सही है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पे इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड है ना। अब इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पे बेस्ड है जी। इसका मतलब यही है कि आप ऑब्जर्व करते हैं किसके ऊपर, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं ना, और नेचर को ऑब्जर्व करके आप एक थ्योरी देते हैं। ठीक है, तो इसी इसी में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन पहले होता है, इसको टॉप टू बॉटम कहते हैं या बॉटम टू टॉप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बॉटम। बॉटम ठीक, बॉटम बॉटम टू हिल टॉप हिल कहते क्लाइंबिंग बॉटम टू टॉप वॉल्टर। हाँ, बॉटम टू टॉप है ये। चलें, इफ इट इज पॉसिबल फॉर द प्रीमाइजेस ऑफ अ डिडक्टिव आर्गुमेंट टू बी ट्रू एंड इज कंक्लूजन टू बी फॉल्स, दैट आर्गुमेंट इज, बताइए। प्रीमाइजेस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट टू बी ट्रू, प्रीमाइजेस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो इनवैलिड। उसको क्या कहेंगे, इनवैलिड कहेंगे, है ना। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कि इसे इनवैलिड कहा जाएगा। चलें आगे, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, ये देखें क्या है, A is human and mortal, B is human and mortal, C is human and mortal, D is human and mortal, therefore all humans are mortal is an example of, बताइए क्या है ये, डेटिव आर्गुमेंट, सिलोजिस्टिक, इंडक्टिव, नन ऑफ द अबव, क्या है ये? डिडक्टिव। किसने बोला डिडक्टिव? मैं ए इज ह्यूमन यू मॉडल बी इज नहीं, स्पेसिफिक से जनरल है। सर इंडक्टिव। इंडक्टिव इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव। क्योंकि यहाँ पे सब स्पेसिफिक है, ए बी सी डी, यहाँ पे नाम भी हो सकता था किसी का, है ना, तो नाम को जी। ना करके इन्होंने बस ए बी सी डी को शो कर दिया। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया हमने पहले कि ये सब मर रहे हैं, ये सब इंसान है मर रहे हैं, ये इंसान है मर रहे हैं, ये इंसान है मर रहे हैं, तो फिर हमने एक थ्योरी निकाल दी कि जितने भी इंसान हैं सब मरेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन से हम पहुंचे कहाँ पर, थ्योरी पर पहुंचे, तो ये क्या है, इंडक्टिव आर्गुमेंट। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विथ ट्रू प्रीमाइजेस, वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विथ ट्रू प्रीमाइजेस, बताएं। साउंड। साउंड है ना, ये क्या कहलाएगा, साउंड कहलाएगा। क्या है कि आर्गुमेंट वैलिड भी है, ठीक है, वैलिड भी है, और प्रीमाइजेस ट्रू भी है, तो वो ट्रू क्या कहलाएगा, साउंड साउंड कहलाएगा। और प्रीमाइजेस अगर अनट्रू होंगे, फॉल्स होंगे, तो क्या कहलाएगा, इनवैलिड अनसाउंड
अनसाउंड कहलाएगा, है ना। इनवैलिड का ताल्लुक प्रीमाइजेस से नहीं होता, जी इनवैलिड का ताल्लुक किससे है? कंक्लूजन से। कंक्लूजन। चलो, ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज साउंड इफ एंड ओनली इफ इट इज। बताएं साउंड किसे कहेंगे? वैलिड एंड ऑल इट्स प्रीमाइजेस आर ट्रू, इनवैलिड एंड ऑल इट्स प्रीमाइजेस आर ट्रू, इज वैलिड एंड वन ऑफ द ए प्रीमाइजेस। कौन सा होगा दुरुस्त? ए सर ए पूर्ण। ए दुरुस्त होगा, है ना, क्योंकि ए ही में आ गया वैलिड एंड ऑल इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू, तब वो होगा साउंड। चलो, लक्ष्मण इज अ मोरली गुड पर्सन बिकॉज। बताइए। ही इज रिलीजियस, ही इज रिच, ही इज एजुकेटेड, ही इज रेशनल। इसमें कौन सी ऐसी, ये रीजनिंग है ना, रीजनिंग है, यही है क्या कि आप जुमले को देखिए और बताइए कि गुड होने की कौन सी क्वालिटी उसके अंदर है। मॉरल है, मॉरल रिलेटेड होता है आपके रेशनल से या फिर एजुकेटेड से। मॉरल एजुकेटेड। एजुकेटेड। मॉरल का ताल्लुक एजुकेशन से है। रेशनल का क्या मतलब होता है? दिमाग, मतलब सही और गलत में क्रिटिकल का रहना, सही और गलत में फर्क पहचानना। रेशनल यही होता है ना जी, बताएं। तो रेशनल नहीं हो सकता इसका मतलब? रेशनल का मतलब एजुकेटेड। क्या होता है? अक्ल की बुनियाद पर फैसला करने वाला, यही होता है ना रेशनल का मतलब। जी, जी। जी सर। है ना। तो जब अक्ल की बुनियाद पे जो फैसला करता है, ठीक है, तो वही तो मोरली गुड होगा। जी सर। रिलीजियस होना मोरली गुड होने का मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दीनदार होते हैं, नमाजें नहीं छूटती हैं, कुरान नहीं, लेकिन वो मामलात में फेल हो जाते जी हैं, है ना। जी जी। मालदार होना तो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मालदार होना मोरली। एजुकेटेड होगा तो क्या वो मोरल भी होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे बात कीजिए तो आपको एहसास हो जाएगा कि इनके अखलाक कितने गिरे हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, वो अपने बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनके गुलाम हो बच्चे। ठीक है, तो वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन क्या है वो? मोरली गुड नहीं है वो। लेकिन जो अक्लमंद इंसान है ना, वो जानता है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, तो वो मोरली गुड है। ठीक है, चले। In terms of nature, both the premises and conclusion of an argument are. In terms of nature, premises and conclusion क्या कहलाएंगे? प्रपोजिशन बहुत है दोनों। आसान है, बहुत आसान, प्रोपोजिशन कहलाएंगे, है ना। ठीक है, चलो। यानी कमांड होगा तो कमांड तो खबरिया जुमला नहीं होता है ना, वो तो इंशाइया होता है। तो जब इंशाइया होगा वो तो बनेगा नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन होगा नहीं, एक्सक्लेमेशन होगा नहीं, बचा प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब कैसे सेंटेंसेस होते हैं बताएं? खबरिया। झूठ का खबरिया, पता चले। हाँ, जो सच या झूठ हो सकते हो। चले। विच विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स? ये बताएं। टू यस। टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, तो उसको कौन सा डिनोट कर रहा है, कौन उसको जाहिर कर रहा है यहाँ पर? सिलोजिज्म। सी नंबर होगा सिलोजिज्म तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स डिनोट अ का डिनोटेशन स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन? स्टेटमेंट डिनोट अ स्टेटमेंट्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का स्टेटमेंट, टू टर्म के बीच में रिलेशन स्टेटमेंट कौन बनता है? प्रोपोजिशन होता है ना, स्टेटमेंट कौन बनता है? जी सर। समझ नहीं पाए, कौन बनता है? प्रोपोजिशन। सिलोजिज्म का इससे क्या लेना देना है? स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सिलोजिज्म जो है वो कोई, उससे क्या मतलब है? सिलोजिज्म का मतलब ये हुआ कि जिसमें दो प्रीमाइजेज हों, उसके बाद कंक्लूजन आए, तब वो सिलोजिज्म कहलाता है। यही होता है ना जी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टू टर्म के बीच में जो रिलेशन का स्टेटमेंट है वो क्या है? वो तो प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट आ गया तो प्रोपोजिशन हो गया। ठीक है, तो देखें, क्वेश्चन जो आपको आएगा ना वो आपको पता है, उसका आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला एनटीए में क्या करता है कि वो आपको बड़े उलझाता है, घुमा कर आकर पूछता है। घुमा करके पूछता है। तो आप कैसे पकड़ेंगे? आप कीवर्ड्स के जरिए आप पकड़ेंगे। कीवर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड पकड़ लिया इसका, वहीं से आप पकड़ लेंगे कि ये क्या है? प्रोपोजिशन है। ठीक है, तो अब बहुत सारे, डिनोटेशन किससे करेंगे सर? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको पूरा उसका क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है भाई ये। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? कीवर्ड्स ढूंढने पड़े। पहले तो ये समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन किस पार्ट से पूछा जा रहा है,
अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर देखिए कि कीवर्ड्स क्या है वहां पे। एक वर्ड को पकड़ के आप जी बताएं। डिनोटेशन किसको बोलते डिनोट करने का मतलब होता है किसी की तारीफ बयान करना, है ना, किसी चीज को वाज़ेह करना। समझ रहे हैं? डिनोट का यही मतलब होता है ना, हैं? ठीक है, तारीफ। सॉरी। चलें, स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉजिकल आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन, बताएं, स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉजिकल आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन। फॉर्मल एंड वैलिडिटी जो है। बहुत अच्छा, फॉर्मल वैलिडिटी है ना, क्या है? फॉर्मल वैलिडिटी। फॉर्मल वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रीमाइसेस को कंक्लूजन फॉलो कर रहा हो, कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा हो, यही मतलब हुआ किसका? फॉर्मल वैलिडिटी का। ठीक है, चलें। इन अ डिडक्टिव आर्गुमेंट कंक्लूजन इज, डिडक्टिव आर्गुमेंट में कंक्लूजन क्या होता है? Until by the premises जी, समिंग अप ऑफ द, and sir until of by the premises बोले थे सी। इंटेल्ड बाय द प्रीमाइसेस, है ना, इंटेल्ड बाय द प्रीमाइसेस। क्या मतलब हुआ इंटेल्ड बाय द प्रीमाइसेस का? उस पर मुनहसिर होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये सेम वर्ड हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, है ना, सेम वर्ड था जी वहां पे लिखा हुआ। ठीक है, इंटेल्ड बाय द प्रीमाइसेस, समझ गया ना? चलो, अब यहाँ पे देखें, सिलोजिस्टिक रीजनिंग इज, सिलोजिस्टिक रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव, इंडक्टिव, स्क्रिप्ट, डिडक्टिव क्या होती है ये? डिडक्टिव, डिडक्टिव। है ना। हाँ हाँ, हमने पढ़ा था कि सिलोजिज्म जो है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट का पार्ट है। चलें, ए सिलोजिज्म मस्ट हैव थ्री टर्म्स, थ्री 6, टर्म्स 4, 5, मस्ट थ्री थ्री टर्म्स, टर्म्स है ना। सिलोजिज्म में कम, हाँ, 3 टर्म तो होंगे ही होंगे। द टू काइंड ऑफ प्रोपोजिशन आर, बताएं, टू काइंड ऑफ प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो अगर आप गलत भी बताएंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोथ ए एंड बी। बी ए एंड बी। ये होता है कैटेगोरिकल कंडीशनल। ठीक है, दो तरह के प्रोपोजिशन होते हैं। कैटेगोरिकल कौन से होते हैं बताएं? सिलोजिज्म में जैसे होता है ना, इसमें सिलोजिज्म मेजर में जो माइनर होता है या वो फिर क्या? मिडिल है। हाँ, मेजर में ये होता है ना। और कंडीशनल कौन से होते हैं? ये हमने, हमको पढ़ाना था, आपको हमने नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे आपको जरूर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंडीशनल। इसमें क्या होता है, 4 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं ना। एक आपने देखा होगा इफ के जरिया बनता है, ठीक है, इफ। जी और एक आपने देखा आइदर के जरिया बनता है ना, ठीक है, आइदर। जी तो ये सब जो होता है ना, ये कंडीशनल में आते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ाएंगे। 3 टाइप होता है कंडीशनल का, वो आपको मैं दूंगा। चलें, तो ये कैटेगोरिकल एंड कंडीशनल 2 टाइप होते हैं। प्रोपोजिशन के 2 काइंड्स होते हैं, कैटेगोरिकल होता है और कंडीशनल होता है। कंडीशनल के फिर 3 तरह के कंडीशनल हो जाते हैं। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स? सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, ऑब्जेक्ट और कॉपुला। कॉप्यूला हेल्पिंग वर्ब रहेगा। कॉपुला, है ना। कॉपुला किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब को इज एम और। जो हाँ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में जो होता है वो। बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब कह लें उसको, है ना। या कह लें कि जो डिफाइन करते हैं किसको, किसको डिफाइन करते हैं? क्वालिटी को, है ना। क्वालिटी को जो डिफाइन करता है, क्वालिटी को यही डिफाइन करता है ना, कि आर, आर नॉट, इज नॉट, है ना। जी यानी जी हाँ, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव को जो डिफाइन करता है। अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड इफ, बताइए। premises are true conclusion is true D। प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक, तो क्या होगा वो? डिडक्टिव आर्गुमेंट हो होगा, जाएगा। है ना, वैलिड हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? इंडक्टिव आर्गुमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम द पार्टिकुलर टू इन द जनरल, ये ये फॉल्स है पहला या ट्रू है? बताइए। भाई ये ट्रू है इनएक्टिव ये, पर्टिकुलर टू जनरली होता है। हाँ, ये ट्रू है। मुझे सुनिए। एको ए कोजेंट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, ये ट्रू है या रॉन्ग है? इंडक्टिव से रिलेटेड है और ट्रू एंड साउंड होना है कोजेंट ये सही है। बिल्कुल सही है। कोजेंट आर्गुमेंट क्या होता है? मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग। इसका ताल्लुक किससे? कोजेंट अनकोजेंट का? इंडक्टिव से है। इंडक्टिव ठीक से। है, हाँ, तो जो डिडक्टिव में स्ट्रॉन्ग एंड वीक होता है, वही इंडक्टिव में कोजेंट एंड
अनकोजेंट होता है। अब थर्ड वाला क्या, ए वैलिड आर्गुमेंट मे हैव ए फॉल्स प्रीमाइस एंड ए फॉल्स ये कंक्लूजन। ये तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है गलत है, 6 नंबर। हाँ, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन थे जो आपने अब तक जो थ्योरी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, है ना, तो उन थ्योरीज को थोड़ा सा आपके जहन में बैठाने के लिए ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप कुछ चीजें आपके